पौथेर पंचाली भाग 24। पिछले भाग में आपने सुना अप्पू की दोस्ती मंझली बहू की 11 वर्षीय लड़की लीला से हो गई। दोनों को साथ किताबें पढ़ना, एक दूसरे को कविताएं सुनाना और किताबों में तस्वीरें देखना पसंद था। लीला अपनी और अपने पिता की किताबों में से अप्पू को चीजें दिखाती। उसने अप्पू को एक फाउंटेन पेन भी उपहार में दे दिया। अप्पू ने उसे स्कूल की मैगजीन में छपी अपनी कविता दिखाई तो वह बहुत प्रभावित हुई। उसने अपनी माँ को भी वह मैगजीन दिखाई, उसकी कविता पढ़ाई तो उन्होंने भी अप्पू की तारीफ की। अप्पू का जनेऊ संस्कार भी हो गया। मंझली बहू ने लीला के हाथों रेशमी कुर्ता, धोती और चादर का जोड़ा उसके जनेऊ के अवसर पर उपहार में दिए। अप्पू लीला को एक किताब से पढ़कर स्पेन में डूबे हुए जहाज के बारे में बताता है और यह कि बड़ा होने पर वह उस जहाज के साथ डूबे हुए खजाने को ढूंढ निकालेगा। पास ही के एक छोटे से स्कूल में अप्पू पढ़ने भी जाने लगा। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। उसे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शहर के ईंट सीमेंट से वह हाँफ जाता है। जाने कैसी घुटन होती है। किसी चीज के अभाव के कारण प्राण अकुलाते रहते हैं, पर वह समझ नहीं पाता कि उसे काहे का अभाव है। रास्ते में घास तो बहुत कम है, पेड़ पालों भी यदा कदा दिख जाते हैं। बजरी के रास्ते हैं, पक्की नालियां हैं। दो मकानों के बीच में जो सांस है उनमें कूड़ा करकट, गंदा पानी, फटे चीथड़े, कागज आदि पड़े रहते हैं। बीच वाले सहन के चारों ओर के कमरों में किराएदार रहते हैं। दरवाजों पर पुराने टाट के पर्दे रहते हैं। फर्श आंगन से एक बित्ता से अधिक ऊंचा नहीं है, इसीलिए सील बनी रहती है। घर के अंदर रोशनी और हवा का कहीं नामो निशान भी नहीं होता। सहन बुरी तरह गंदा रहता है। सब गृहस्थों ने एक साथ चूल्हे सुलगाए हैं, फिर वही भीनी भीनी महक। कुल मिलाकर अप्पू को बहुत बुरा लगता है। मन संकुचित हो जाता है। कोई बहुत कहे तो भी वह देर तक बैठ नहीं पाता। सड़क पर आकर कुछ अच्छा लगता है। घर लौटकर वही रुकापन, बल्कि और ज्यादा। यहाँ तो ईंट, सीमेंट और संगमरमर से चारों तरफ, यहाँ तक कि सहन भी बंधा हुआ है। अप्पू को मिट्टी देखे बिना चैन नहीं पड़ती। और यहाँ भला मिट्टी कहाँ? यहाँ जो मिट्टी भी है वह भी दूसरे ही ढंग की है। जिस मिट्टी से उसका परिचय है यह वह मिट्टी नहीं है। इसके अलावा यहाँ चलने फिरने की स्वतंत्रता कहाँ है? हर समय चोर सा बनकर रहना पड़ता है। पता नहीं कब कौन क्या कह देगा। ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, डर मालूम होता है। किसी किसी दिन अप्पू जमींदारी के दफ्तर में जाकर देखता है कि बूढ़ा खजांची लोहे के सींगचों के पिंजरे में अंधेरे के अंदर बैठा रहता है। बहुत सी बंधी हुई बहियां एक तरफ इकट्ठी रखी हैं। वह बूढ़ा लकड़ी का छोटा सा बक्सा सामने रखकर दिन भर एक बुरी तरह मैले तकिए पर ढोक लगाए बैठा रहता है। इस कमरे में इतना अंधेरा है कि दिन में भी रेंडी के तेल का एक छोटा सा दिया जलता है। गिरीश गुमाश्ता जमा के विभाग में बैठता है। नीचे तख्त पर मैली चादर बिछी है और चारों ओर दोनों कोनों पर कपड़े की जिल्द में बंधी हुई बहियां रखी हैं। वह कमरा खजांची वाले खाने की तरह अंधेरा नहीं है। उसमें 2-3 खिड़कियां भी हैं, पर तख्त के नीचे जला हुआ तंबाकू और फटे कपड़े हैं। शहतीरों पर मकड़ी के जाले और मिट्टी के तेल के दिए से बनी कारिख लगी है। जब बीरू मुहर्रिर चिल्ला कर कहता है, राम दयाल जी देखो तो, पिछले साल बाजे वाले के खाते में कितना खर्च आया था, तो अप्पू के मन में पता नहीं फिर से क्यों वितृष्णा जगती है। सवेरे का समय था। अप्पू ने फाटक पर आकर देखा कि बच्चों की गाड़ी लेकर लड़के खेल रहे हैं। यह अभी अभी तैयार होकर आई है। डंडा लगी हुई लोहे की कुर्सी है, चमड़े की गद्दी है, बड़े बड़े पहिए हैं। देखने में सुंदर चमचम है। वह पास ही खड़ा देख रहा था कि रमेन बोला, अरे आकर जरा धक्का तो लगा। जब से यह गाड़ी आई तब से ही मन अप्पू को लोभ था। वह खुश होकर बोला, मैं ढकेल रहा हूं, पर मुझे एक बार चढ़ने तो दोगे ना? रमेन बोला, अच्छा अच्छा देखा जाएगा, अभी जोर से धक्के तो लगा।
थोड़ी देर तक खेलने के बाद एकाएक रमेन ने कहा, अच्छा अब खत्म करो, फिर होगा। इसके बाद वे लोग गाड़ी लेकर जाने लगे। यह देखकर अप्पू बोला, मैं जरा चढ़ूंगा नहीं? रमेन बोला, चल चल, इस जून चढ़ना नहीं हो सकता, ज्यादा चढ़ने से गाड़ी टूट जाएगी। चल देखेंगे, उस जून देखा जाएगा। क्षोभ के मारे अप्पू की आंखों में आंसू आ गए। वह इतनी देर तक इस आशा में धक्के लगाता रहा कि चढ़ने में उसकी बारी आएगी। बोला, वाह, आपने तो वादा किया था कि मुझे मेरी बारी में चढ़ने देंगे, फिर सबकी बारी पर गाड़ी धकेली। उस दिन भी आप लोगों ने ऐसा ही किया, ये कोई अच्छी बात है? रमेन बोला, तो कौन तेरे पैरों में पड़ने गया था कि गाड़ी धकेल? तुझे किसने गाड़ी चढ़ाने को कहा? गाड़ी खरीदने में पैसा नहीं लगता? अप्पू बोला, आपने कहा, संतू ने कहा। धक्के लगाते लगाते मेरे हाथ में फफोले पड़ गए और आपने बिल्कुल वादा खिलाफी की। ये अच्छा रहा। रमीन तैश में आकर बोला, चल, मैंने नहीं कहा। संतू बोला, हुर्र, ये जुज्जू देखा है? कहकर उसने हाथ से जुज्जू बनाया। अचानक बड़े बाबू के लड़के टेबू ने उसके गले में हाथ डालकर धक्का देते हुए कहा, चल चल, नहीं चढ़ाएंगे, हमारी खुशी, तू अपनी कोठरी की तरफ जा, यहां क्यों खेलने आता है? टेबू अप्पू से कम उम्र था, इसलिए संभव है उसके द्वारा किए हुए अपमान के कारण या बाकी लोगों के व्यंग्यों के कारण अप्पू का दिमाग काबू में नहीं रहा और उसने झटके देकर गला छुड़ाते हुए टेबू को एक धक्का मारा। नतीजा यह हुआ कि टेबू चक्कर खाता हुआ दीवार से जा टकराया। उसका माथा दीवार से लग गया और साथ ही साथ कुछ खून भी आ गया और वह चीख कर रोने लगा। नौकर चाकर दौड़ते हुए आए। खान सामा दरबान दौड़े। ऊपर की बैठक में बड़े बाबू सवेरे सवेरे कचहरी कर रहे थे। वे भी दल बल सहित नीचे उतर आए। हर तरफ से 10 आदमी पानी का लोटा, पंखा, पट्टी लेकर दौड़ पड़े। कोहराम मच गया। जरा गड़बड़ कम होने पर बड़े बाबू ने कहा, देखो किसने मारा है, वह कहाँ है? राम निहोरा सिंह दरबान ने ढकेलते हुए अप्पू को बड़े बाबू के सामने कर दिया। बड़े बाबू बोले, यह कौन है? ये वही काशी से आई हुई महाराजिन का लड़का है ना? गिरीश सरकार ने आगे बढ़ते हुए कहा, बहुत बुरा लड़का है और बदतमीज इतना है कि उस दिन जब ठेठर हो रहा था तो यह जाकर सबके सामने बाबुओं की तरह जगह पर जाकर डट गया था। मैंने हट जाने के लिए कहा तो लगा मुझसे उलझने। फिर उस दिन देखा कि सेठों के मकान के मोड़ पर यह लाल कुर्ता पहनकर बर्ड साई पीते हुए आ रहा है। इसी उम्र में एकदम सारे गुण आ गए हैं। बड़े बाबू ने रमीन से कहा, आज सवेरे तुम लोगों का मास्टर नहीं आया? पढ़ना लिखना चूल्हे में गया और यह हो रहा है। चलो कोई मेरा बेत तो ले आओ। इसके साथ खेलने के लिए किसने कहा तुम लोगों से? रमीन रुआंसा होकर बोला, वही हम लोगों के साथ खेलने आता है। हम लोग कब उससे खेलते हैं? बल्कि संतू से पूछिए, वह आपकी तस्वीर वाली अंग्रेजी मैगजीन की तस्वीरें देखना चाहता है। बड़ी बैठक में घुसकर चीजों को उलट पुलट कर देखता है। अब अप्पू की बारी थी। बड़े बाबू ने कहा, इधर आओ। तुमने टेबू को क्यों मारा? डर के मारे इसके पहले ही अप्पू की घिग्गी सी बंध गई थी। उसने क्रोध में आकर टेबू को धक्का जरूर दिया था, पर वह क्या जानता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने किसी तरह लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, टेबू ने पहले मुझे मुझे बड़े बाबू ने बात खत्म करने नहीं दी। बोले, जानते हो टेबू की उम्र कितनी है और तुम्हारी कितनी है? जो अप्पू को ढंग से अपनी बात कहते बनता तो वह कहता कि टेबू की उम्र कुछ कम होने पर भी वह अप्पू के ताऊजी नीलमणि राय से भी ज्यादा खुर्राट है। वह कहा जा सकता है कि टेबू और इस घर के सब लड़के बिना कारण उसे पूर्व बंगाली कह कहकर चिढ़ाया करते हैं, अंगूठा दिखलाते हैं और पीछे से सिर पर गट्टा मारते हैं। उसका अपराध इतना ही है कि वह खेलने आता है। पर इस समय सारे आंगन में भीड़ जमा हो चुकी थी। विशेषकर बड़े बाबू के साथ बात करते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वह केवल इतना ही कह सका, टेबू भी मुझको फिजूल में मुझे आकर। बड़े बाबू गरजते हुए बोले, स्टूपिड! छोटे मुंह बड़ी बात करता है। किसने तुझे इन लोगों से मिलने जुलने को कहा है? हैं? जरा बेत तो लाओ, आगे बढ़कर आओ। आओ नहीं तो। लप से एक बेंत उस पर पड़ा तो उसने विस्मय के साथ बड़े बाबू और उनके फिर से उठे बेंत की तरफ देखा। इससे पहले उस पर कभी मार नहीं पड़ी थी, यहां तक कि उसके पिताजी ने भी कभी उस पर हाथ नहीं छोड़ा था।
उसका विभ्रांत मन जैसे पहले पहल मार खाने के सत्य को ग्रहण नहीं कर पाया, बाद में उसने अपने अनजान में मार रोकने के लिए हाथ उठा दिए। पर इससे मार नहीं रुकी और बेत पड़ती रही। लप लप की आवाज सुनकर टेबू को भी माथे का दर्द भूलकर इधर देखना पड़ा। महाराजिन का लड़का फिर कहीं सिर पर न चढ़े, इस दृष्टि से बड़े बाबू ने उसे अच्छी शिक्षा दी। दूसरी बेत होती तो टूट जाती, पर यह बेत शायद बहुत कीमती थी। बड़े बाबू कुछ सुस्ता कर बोले, आवारा छोकरा, आज मैं तुझे चेतावनी दिए देता हूं कि फिर मैंने सुना तुम इस घर के किसी लड़के के साथ मिले हो तो मैं फौरन कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। कहकर किसी की तरफ देखते हुए बोले, देखिए धीरेन बाबू, माँ विधवा है। मैनेजर सतीश बाबू काशी से ले आए। सोचा कि अपनी बिरादरी की औरत है, पड़ी रहे, पर माँ तो रसोई करती है और यह रंगीन कुर्ता पहनकर चुरट पीता फिरता है। धीरेन बाबू बोले, यह सब ऐसे ही होता है, इसके बाद कोकेन खाएगा, माँ का बक्स तोड़ेगा, यही नियम है, फिर ठहरा भी बनारस का। घर के अंदर सब बातें नहीं पहुंचती, पर सरजया को अप्पू पर मार पड़ने की बात मालूम हो गई। लोगों ने जरा नमक मिर्च लगाकर कहा। मालकिन बोली, जो इस तरह गुंडा हो तो भाई फिर क्या किया जाए, इत्यादि। सरजया ने रोटी घर से आकर देखा कि अप्पू स्कूल चला गया है। माँ से कुछ नहीं बोला। वह माँ को कभी यह बातें नहीं बताता। क्रोध, दुख तथा क्षोभ के मारे सरजया को गश सा आने लगा। सारे शरीर से जैसे अंगारे छूटने लगे। वह कोठरी में न रह पाकर बाहर के सकरे बरामदे में आकर खड़ी हो गई। उसके अप्पू के बदन पर हाथ उठाना, वह तो अभी तक कहता रहता है, माँ जब तुम रसोई घर से सीढ़ी चढ़कर आओगी तो मैं एक दिन रात को तुम्हें डर दिखलाऊंगा। भला इस अप्पू को अकल ही कितनी है, पता नहीं कितनी लगी थी। वहां किसने उसे तसल्ली दी होगी, किसने उसका रोना सुना होगा। सरजया के अंदर से दुख फूट पड़ने लगा। रात अंधेरी थी। आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे। अस्तबल की छत के पास आंवले के पेड़ की डालों पर हवा टकरा रही थी। सहन के कोने में बने हुए लोहे के फूटे हौज के पास बैठकर रोने के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा। ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, वह मेरे बड़े दुलार की वस्तु है। तुम तो जानते हो कि वह एक घड़ी के लिए भी आंख से ओझल हो जाए तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। जो कुछ सजा देनी है वह मुझे ही देना, उसे कुछ न कहना। मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं सह ना सकूंगी। आज कुछ जल्दी अप्पू के स्कूल की छुट्टी हो गई। श्रेणी के लड़कों ने कहा कि अप्पू को उनके फुटबॉल में रेफरी बनना पड़ेगा। अप्पू बहुत खुश हुआ। इस शहर में आने से पहले उसने कभी फुटबॉल देखी भी नहीं थी। वह अच्छा खिलाड़ी भी नहीं है, फिर भी श्रेणी के लड़के उसी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और अक्सर उसे रेफरी रहने के लिए कहते हैं। उसने कहा, मैं घर से वह बड़ी सीटी ले आऊं, बक्स में रखी है। मैं ठीक 4 बजे खेल के मैदान में पहुंच जाऊंगा। रास्ते में चलते चलते अप्पू को सवेरे की बात याद आई। आज दिन भर वह यही बात सोचता रहा। इसमें संदेह नहीं कि बर्डसाई पीते पीते वह गिरीश सरकार से टकरा गया था, पर वह रोज बर्डसाई थोड़े ही पीता है। उस दिन मझली बहुरानी का दिया हुआ लाल कुर्ता पहनकर स्कूल से लौटते हुए उसके दिमाग में यह बात आई थी कि बाबू लोग इस तरह का कुर्ता पहनकर बर्डसाई पीते हैं, इसलिए वह भी पिएगा। इसलिए उसने नाश्ते के पैसे से बर्डसाई खरीद ली थी। पर निशिचंदीपुर में जिस दिन उसने चोरी से चुरट पिया था, तब भी उसे चुरट पसंद नहीं आया था और उस दिन भी नहीं आया। उसके मन में यह बात आई थी कि इससे तो 1 पैसे के चने ले लेता तो पेट तो भरता। बर्डसाई कोई खरीद कर पीने की चीज है। गिरीश सरकार को यह सब कुछ नहीं मालूम, फिर भी उल्टा सीधा बक गया। खैरियत यह है कि लीला यहाँ नहीं है, होती तो बड़ी लज्जा की बात होती। शायद माँ को भी पता नहीं लगा। माँ को पता ना लग जाए इसीलिए जल्दी से वह स्कूल चला आया था। लीला कितने दिनों से यहाँ नहीं आई, पर साल गई तब से नहीं आई। अब आएगी भी तो उससे बात करने थोड़े ही देंगे। घर लौटते समय फाटक के पास आकर उसने सुना कि ऊपर की बैठक में ग्रामोफोन बज रहा है। यह आवाज कान में जाते ही वह खुशी भरे उत्सुक नेत्रों से 2 मंजिले के जंगले के नीचे वाली सड़क पर खड़ा हो गया। रास्ते से गाने के सारे शब्द अच्छी तरह सुनाई नहीं पड़ते थे, पर सुर बड़ा मोहक था। सुनते सुनते वह स्कूल, खेल, रेफरीगिरी, उस जून की मार, सारी बातें एकदम भूल गया। गाने सुनते ही उसका मन जाने कहाँ की उड़ान भरने लगता है। जब वह निशिचंदीपुर में नदी के किनारे टहलने जाया करता था,
तो कई बार देखता था कि उस पार के सरपत के मैदान में सेमर के पेड़ छोटे लाल फूलों से भरे हुए हैं। उनके पीछे न जाने कितनी दूर तक नीला आकाश एक चित्र सा फैला हुआ है। फूस के मैदान जैसे चित्र पर अंकित हैं। यहाँ तक कि लाल फूल, सेमर का पेड़, सूखी डाल पर बैठा हुआ अज्ञात पंछी सब तोलिका से बने हुए लग रहे थे। उन सब के पीछे कहीं पर वह देश, बहुत दूर वाला देश, उसे पता नहीं कौन सा देश है, जो उसके लिए केवल उसी समय इंद्रिय ग्राह्य होता था जब वह खुश होता था। कोई जैसे उसे पुकारता है, न जाने कितनी दूर से कोई उच्छ्वासित आनंद में परिचित स्वर में पुकारता है, अपू। इस पर मन खुशी के मारे कह उठता है, आता हूं। जब वह अपनी कोठरी में लौटा तो मां ने पूछा, क्या बात है, आज तू रोज से कुछ जल्दी आया है? अपू बोला, ऊपर की श्रेणी के लड़कों ने गेंद बल्ले के खेल में विजय पाई है, इसलिए हाफ स्कूल रहा। मां बोली, आ इधर बैठ। इसके बाद कुछ देर बेटे के शरीर पर हाथ फेरने के बाद वह हिचकिचाहट के साथ बोली, मैंने सुना कि उन लोगों ने तुझे बुलाकर किसी बात पर डांटा था। टेबू को कुछ लगा था, इसलिए बड़े बाबू ने बुलाकर, क्या नाम है, डांटा वाटा तो नहीं? नहीं। मां कुछ देर तक चुप रहकर बोली, एक बात सोच रही हूं, यहां से चल क्यों ना दिया जाए? उसने आश्चर्य के साथ मां के चेहरे की तरफ देखा, फिर एकाएक खुश होकर बोला, कहाँ चलोगी मां? निशिचंदीपुर? अच्छी बात तो है, मैं वहां पुरोहिती करूंगा। अब जनेऊ तो हो ही चुका है, अपनी जन्मभूमि है, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां नहीं रहूंगा। सरजया बोली, 2 साल से यही बात सोच रही हूं। कह तो रहा है कि वहां चलूंगा, पर वहां अब रह क्या गया है? घर है सो उस पर भी 3 वर्षाएं निकल गई हैं। अब उसमें से कुछ बचा थोड़े ही होगा। बाबा आदम के जमाने का मकान है, कुछ धान वाली जमीन थी, पर वह भी तो, लौटूं तो वहां खड़ा होने की भी जगह नहीं मिलेगी। वहां जाना माने दुश्मनों को हंसने का मौका देना है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, अच्छा एक काम किया जाए, चल हम लोग काशी चलें। कोई खास फैसला ना हो सका। अभी तक मां ने खाना नहीं खाया था। वह नहाकर फिर रसोई घर में चली गई। अप्पू के मन में एक बात आई कि उसका गला अच्छा है। दीदी भी कहती थी और नौटंकी के दोस्त लोग भी ऐसा ही बताते थे। जो वह किसी नौटंकी के दल में शामिल हो जाए तो उसे ले लेंगे। यहाँ माँ को बड़ी तकलीफ है, वह यहाँ से माँ को ले जाएगा। कितनी तेज गर्मी है। रसोई घर की चिमनी से घूम घूम कर धुआं ऊपर को उठ रहा है। कार्निस पर धूप बनी है। अभी से कोठरी के अंदर अंधेरा हो गया है। अस्तबल के मेहताब सईस हिंदी में कुछ बड़बड़ा रहा है। पत्थर वाले फर्श पर घोड़ों के खुरों की टाप से खटपट आवाज आ रही है। नाली की वही महक। उसके सिर में इतना दर्द है मानो सिर फटा जा रहा है। उसने सोचा, जरा सो लूं, इसके बाद उठकर खेल के मैदान में चलूंगा। अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, धूप बड़ी तेज है। बिस्तरे पर लेटे लेटे एक बात बराबर उसके मन में आने लगी। अब तक उसने इस बात को इस रूप में सोचा नहीं था। इतने दिनों तक उसके मन में किसी अस्पष्ट कोने में यह विचार बराबर स्पष्ट रूप से बना रहता था कि कुछ भी ना होगा तो वे गांव में लौट सकते हैं। यद्यपि जब वहां से चले थे तब लौटने का ना तो कोई विचार था और ना ही कोई बातचीत थी। फिर भी वह मोह बराबर किसी न किसी रूप में बना ही रहा। पर आज की सारी बातों से, विशेषकर माँ और बड़े बाबू की बात से, उसकी निराश्रयता तथा गृहहीनता की बात स्पष्ट हो गई है। क्या वह कभी फिर गांव लौट सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यह प्रवास, यह गिरीश सरकार, इस प्रकार चोर की तरह हर समय दुबक कर रहना, इससे तो अच्छा है माँ और बेटा एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में निकल पड़े। जीवन में सब कुछ गया, पर क्या यही लोग चिरस्थायी रहेंगे? अस्तबल में 2 सईसों में झगड़ा हो रहा था। रसोई घर की छत पर भात के लोभ में कौवों के झुंड इकट्ठे थे। थोड़ी देर बाद उसके मन में यह बात आई कि वह एक ही बात को बड़ी देर से सोच रहा है। अस्तबल में घोड़ों के खुरों की टपटप बंद नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मिट्टी के अंदर कहीं समा रहा है, मिट्टी के बहुत नीचे। ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे से खींच रहा है। अच्छा आराम मिल रहा है। सिर का दर्द जाता रहा था। अच्छा आराम था। ओह, कैसी चिलचिलाती हुई धूप है।
दीदी भी अजीब लड़की है, इतनी धूप में कहीं वनभोजन होता है? उसने कहा। दीदी लेट जा, कहीं इतनी धूप में वनभोजन होता है? रानी दीदी पास ही बैठकर जाने क्या क्या कहती जा रही थी। रानी दीदी की बड़बड़ाती हुई बड़ी बड़ी आंखें अभिमान से भरी हुई हैं। वह क्या करे? निशिचंदीपुर में उनकी गुजर जो नहीं होती। यह रानी दीदी है या लीला है? हरान चाचा बांस की बांसुरी बेचने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बजाते हैं। उसने पिताजी से कहा। पिताजी मैं बांसुरी खरीदूंगा, एक पैसा दो ना। उसके पिता बड़े बड़े बालों को कान पर से हटाते हुए दुलार के साथ बोले, तेरी कहानी अच्छी बनी है, छपने पर मुझे दिखाना बेटा। उसने कहा, पिताजी कोकेन क्या है? गिरीश सरकार ने कहा है कि मैं कोकेन खाऊंगा। पिताजी के गले में कमल गट्टे की माला है, बिल्कुल कथावाचक महोदय की तरह। उनके स्टेशन का नाम है मांझेरपाड़ा। लकड़ी की बड़ी सी तख्ती पर लिखा है मांझेरपाड़ा। भारी पोटली पीठ में लटकाकर आगे आगे चल रहा है। माँ उसके पीछे है। उसने लाल कुर्ता पहन रखा है। रास्ते में हर जगह सुंदर छाया है। आकाश में संध्या तारा का उदय हुआ है। हवा में बरगद के पक्के फल की महक फैल रही है। निशिचंदीपुर का रास्ता खत्म होने में नहीं आ रहा है। वह चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। वह और उसकी माँ। इस रास्ते में वह अकेले कभी नहीं आया। वह रास्ता पहचान नहीं पा रहा है। ओ दराती वाले चाचा, जरा निशिचंदीपुर का रास्ता तो बता दो। जसड़ा निशिचंदीपुर बेत्रवती के उस पार है ना? उसकी माँ ने कोठरी में प्रवेश करते हुए कहा। अरे अपू उठ, दिन बिल्कुल ढल गया। तूने कहा था कहीं खेलने जाऊंगा। उठ उठ। माँ की पुकार पर हड़बड़ाकर बिस्तरे पर उठ बैठा और चारों तरफ ताककर बोला, दिन एकदम ढल गया है, धूप बहुत ऊंचे पहुंच गई है। माँ बोली, तूने कहा कहीं खेलने जाना है तो गया नहीं? बेटेम कितनी देर तक सो गया? दूं तेरी वह सीटी निकाल दूं? माँ ने बक्स से निकालकर सीटी रख दी, पर उसने रेफरीगिरी करने का कोई उत्साह नहीं दिखलाया। कोठरी के अंदर तो अंधेरा हो गया था। वह उठकर जंगले के पास अन्यमनस्क होकर चुपचाप खड़ा बाहर की तरफ देखता रहा। दिन बिल्कुल नहीं रह गया था। कितनी असहनीय उमस है। अस्तबल की नाली की बदबू जैसे और भी बढ़ गई थी। फाटक के पास घंटे में टन टन से 6 बजे। अस्तबल के ऊपर जो आकाश है उसके पार पूरब की तरफ उसका प्रिय निशिचंदीपुर है। निशिचंदीपुर देखे हुए कितने दिन हो गए? 3 साल। वह जानता है कि निशिचंदीपुर उसे दिन रात हर समय पुकारता है। शंखारी तालाब उसे पुकारता है, बांस की झाड़ी उसे पुकारती है, सोना डांगा का मैदान उसे पुकारता है, कदम्ब तल्ले का साहब घाट उसे पुकारता है, देवी विशालाक्षी उसे पुकारती है। जली हुई जमीन पर के नींबू के फूल की मीठी महक में, सहंजन की छाया में फिर वह कब फिरेगा? फिर कब वह उनके मकान के किनारे के शिरीष और सप्तपर्ण के जंगल में चहचहाना सुनेगा? इन दिनों उसकी प्यारी इच्छामती में वर्षा का पानी आने लगा होगा। पनघट के रास्ते में सेमर के नीचे पानी आ गया होगा। झाड़ियों में नाटा कांटा और जंगली करेमा के फूल लगे होंगे। जंगली अपराजिता के नीले फूलों से जंगल का ऊपरी हिस्सा भर गया होगा। शायद उनके गांव के घाट पर कूच की झाड़ियों के बगल में राजू चाचा, जैसे कि उनकी आदत है, इस समय बेवक्त नहाने आए होंगे। चालता पोता के मोड़ पर नए कसाड़ के जंगल के किनारे किनारे अक्रूर मल्लाह मछली पकड़ने के लिए दोपराड़ा तैयार कर रहा होगा। आज वहां हाट का दिन है। ननद तालाब के उस बरगद के पीछे क्षितिज की गोद में रंगीन आग के झाग की तरह सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे हैं और उसी के नीचे की पगडंडी से गांव के लड़के पट्टू, नीलू, तिनू, भोला सब हाट से सौदा लेकर लौट रहे होंगे। इतनी देर में उन लोगों के जंगल से घिरे मैदान के आंगन में घनी छाया पड़ रही होगी। चिड़ियां चहचहा रही होंगी। वह मीठा, नीरव, शांत शाम का समय। वह पीली चिड़िया आज भी दीवार पर की खपच्ची की डाल पर उसी तरह बैठी होगी। शायद माँ के लगाए हुए नींबू के पौधे में अब नींबू लग रहे होंगे। थोड़ी देर बाद उसके घर घूरे पर संध्या का अंधकार छाएगा, पर संध्या तो हो जाने पर कोई भी दिया नहीं जलाएगा। घूम घूम कर हर कमरे में दिया नहीं दिखाएगा, कहानियां नहीं कहेगा। सुनसान घर घूरे के आंगन में जो काले बादल की तरह जंगल छा गया होगा, उसमें झिंगूर बोलेगा,
रात अधिक होने पर पीछे के घने जंगल में गूलर के पेड़ पर खूसट की बोली सुनाई पड़ेगी। कोई भूल कर भी उसी तरफ कभी नहीं जाएगा। माँ का लगाया हुआ नींबू का पौधा गहरे जंगल में खो जाएगा। कोई उसकी बात नहीं जानेगा। करीमा के फूल लगकर फिर अपने ही आप झड़ जाएंगे। बेर और शरीफा व्यर्थ में पकेंगे। पीले पंखों वाली चिड़िया रो रो कर फिरेगी। जंगल के किनारे वह अपूर्व माया से भरी शामें हमेशा के लिए झूठ मूठ आती जाती रहेंगी। उस जून इतने लोगों के सामने वह बिना किसी कसूर के मारा गया था, फिर भी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं आया था। पर अब निर्जन कोठरी के जंगले पर अकेले खड़े होकर वह बुरी तरह रोने लगा। जब उसके उमड़ते हुए आंसू उसके सुंदर कपोलों पे से होते हुए बहने लगे, तब उसने आंखें पोंछते हुए हाथ उठाकर व्याकुल स्वर में कहा, हे भगवान, तुम ऐसा करना कि हम लोग फिर से निशिचंदीपुर लौट आएं, नहीं तो हम जी नहीं सकते। हे भगवान, हम तुम्हारे पैरों पड़ते हैं। पथ के देवता प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले, मूर्ख लड़के, तेरे पथ का अभी तेरे गांव के बांस की झाड़ी में, डाकुओं वाले बरगद के नीचे या धल चीते के खेवा घाट में अंत कहाँ हुआ? सोना डांगा मैदान से आगे इच्छामती पार करके कमल के फूलों से भरे मधुखाली वाले गड्ढे को बगल में रखकर वेत्रवती के खेवे से आगे चलकर तेरा रास्ता आगे की ओर, सिर्फ आगे की ओर चला गया है। वह देश छोड़कर देशांतर में, सूर्योदय को छोड़कर सूर्यास्त की दिशा में, ज्ञात के दायरे से अज्ञात के दायरे में चला गया है। दिन रात पार करते हुए, जन्म मृत्यु पार करते हुए, महीना, वर्ष, मनवंतर, महायुग पार होकर रास्ता चला गया है। तुम्हारे सुंदर जीवन स्वप्न पर सेवार और फफूंद लग जाते हैं, फिर भी रास्ते का कभी अंत नहीं होता। वह आगे ही चलता चला जाता है। उसकी शाश्वत वीणा की रागिनी को केवल अनंत काल और अनंत आकाश सुनते हैं। उसी रास्ते की विचित्र आनंद यात्रा का अदृश्य तिलक तेरे माथे पर लगाकर ही तो हमने तेरा घर छुड़ा दिया। चलो आगे चलें। इसी के साथ यह उपन्यास पौथेर पांचाली यहाँ समाप्त होता है। इस उपन्यास में कई जगह हमने बांग्ला भाषा में कविताएं या कुछ वाक्य पढ़ने की कोशिश की। उन कविताओं, उन वाक्यों, उन गीतों को पढ़ने में हुई त्रुटि के लिए उम्मीद है आप हमें क्षमा करेंगे। मेरी मूल भाषा बांग्ला नहीं है। मैं हिंदी भाषी प्रांत से हूँ और मूल भाषा का पूरा सम्मान करती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से चली आ रही इस कहानी में हमारा साथ और आपका प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप हमारा साथ यूं ही देते रहें और भी कहानियाँ और उपन्यास हम आपके लिए लाते रहेंगे। इन सभी कहानियों को अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इससे YouTube एल्गोरिदम्स हमारी कहानियाँ आप तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।